तो हम लोग कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पीवाई के, उसमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हम लोग कर रहे थे। उसमें हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन जो मैं वापस रिमाइंड कर दूँ, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया था, जिसमें कि मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने भी 2 बार ट्राई किया, फिर तीसरी बार मैंने भी एक्सप्लेन कर पाया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, तो थोड़ा कन्फ्यूजन तो होता ही है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, देखो इजी क्वेश्चन तो सब लोग कर लेंगे, बट ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपके रैंक्स बढ़ेंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन सब लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, एक बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे, स्ट्रेस में छोड़ देंगे, आ जाएंगे। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो +4 तो आपका ऐसे आएगा, तो +4 मतलब +4000 रैंक आपका बढ़ जाएगा भाई। +4000 में क्या क्या हो जाता है वैसे ही। तो अच्छा टॉपिक है, वही बोल रहा हूँ। विच एंजाइम will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation in lac-Y gene। देखो जैसे ही मैंने बोला था कि ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है। व्हाट इज नॉनसेंस म्यूटेशन? देखो बहुत सारे टाइप के म्यूटेशन है, अभी जो आया मैं वही एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है? नॉनसेंस म्यूटेशन वो होता है, समझो कि ZYA है जो कि अपना लैकोपेरॉन का बेसिकली है, वो तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर समझो Y में कुछ म्यूटेशन हो गया, जो कि हमारे क्वेश्चन में बोल रहे हैं, उसी एग्जाम्पल को मैं समझा रहा हूँ और कुछ नहीं। नॉनसेंस म्यूटेशन होने का मतलब क्या है कि Y जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन होने का मतलब कि Y जीन में, Y जीन की जगह पे, Y जीन के स्टार्टिंग में ही आपका कोई भी जो भी आपका Y जीन का कोड रहेगा, ओके, Z खत्म हुआ, वहाँ पे Y चालू हो रहा है और यहाँ पे A है, ओके, तो यहाँ पे आपका स्टॉप कोडन आ जाएगा, कोई भी स्टॉप कोडन तीनों में से, UAA, UAG और UGA, ये तीनों में से कोई भी एक स्टॉप कोडन आ गया, ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, तो ये दोनों ट्रांसक्राइब नहीं हो गए। इसको बोलते हैं हम नॉनसेंस म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन नहीं रहता तो ZYA तीनों ही ट्रांसक्राइब होते हैं इन केस ऑफ लैकोपेरॉन। अगर लैकोपेरॉन आपका ऑन रहता, तो अगर वो स्विच ऑन रहता तो तीनों ही ट्रांसक्राइब हो जाते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आधे पे रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो अगर नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया इन Y, तो आपका कहाँ तक ट्रांसक्राइब होगा? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप कोडन आ गया, Y पे स्टॉप कोडन आ गया, तो यहाँ पे रुक जाएगा, तो क्या ट्रांसक्राइब हुआ? B, Z ट्रांसक्राइब हुआ, Z जीन ट्रांसक्राइब हुआ। Z जीन का प्रोडक्ट क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेस। सॉरी, इसको काट दिया मैंने, जो कि आंसर है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। क्या बोला? विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ सेल विच इज, कौन सा एंजाइम बनेगा अगर नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया इन Y जीन? Y जीन में अगर नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया तो Y और A तो ट्रांसक्राइब होंगे ही नहीं, तो Z बनेगा। Z क्या बताया था? बीटा गैलेक्टोसाइडेस। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया इन लैक ए जीन में अगर हो गया, तो लैक ए जीन में अगर आपका म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन होता है, तो क्या क्या ट्रांसक्राइब होगा? Z और Y। Z से तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनता है, और Y से क्या बनेगा? Y से बनेगा आपका परमिएस। तो उस केस में ये और परमिएस आ जाएगा। ओके, तो ये याद रखना कि नॉनसेंस म्यूटेशन जिधर हुआ वहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ हुआ है? Y पे, तो Y पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म, तो बना क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मूविंग ऑन। एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन द जीन आर, in an inducible operon the gene are always expressed or usually not expressed unless a signal turns them on, usually expressed unless a signal turns on, never expressed तो काम क्या है उसका? always expressed भी नहीं होता है। इंड्यूसिबल है ना, देखो नाम क्या बोला? इंड्यूसिबल। मैंने, अगर आपको याद रहेगा, लास्ट क्वेश्चन ही आपको कराया था पिछले वीडियो में, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, नेगेटिव इंड्यूसिबल। अगर आप 2 मिनट निकाल के पिछला वाला वीडियो का लास्ट वाला सेगमेंट देख सकते हो, नेगेटिव इंड्यूसिबल रिप्रेसर बिकॉज repressor protein prevents transcription always। तो अगर हम लोग देखें, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन रखा भी है कि नॉर्मली लैकोपेरॉन ऑफ कंडीशन रहता है, मतलब रेप्रेसिव कंडीशन रहता है। अगर हमें ऑन करना है तो हम लोग लैक्टोज देंगे, लैक्टोज जाके रेप्रेसर से बाइंड हो जाएगा, तो तभी वो ऑन हो जाएगा। तो नॉर्मली इट इज रेप्रेसर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें? इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस नहीं, और नेवर एक्सप्रेस नहीं होता है। और ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। इंड्यूसिबल मतलब हम लोग इसको इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब नॉट एक्सप्रेस्ड अनलेस अ सिग्नल इज टर्न्स देम ऑन। तो ऑप्शन नंबर बी would be the correct answer. Which of the following acts as a catalyst in a bacterial cell? बैक्टीरियल सेल में कौन सा कैटलिस्ट एक्ट करता है? इट इज नथिंग बट 23 SRNA। यही है वो राइबोसाइम, यही है वो जो एंजाइम है। कैटलिस्ट मतलब एंजाइम है। एंजाइम का मतलब क्या है? इट इज अ बायोकेमिकल कैटलिस्ट, और कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोल सकते हो। एंजाइम का मतलब वही होता है। तो कैटलिस्ट काम करता है इन बैक्टीरियल सेल, यही है वो एंजाइम। तो हम लोग बोलते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट राइबोसोम व्हिच इज 23 SRNA। ओके, वन जीन वन एंजाइम रिलेशनशिप वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द फर्स्ट टाइम बाय नहीं पूछा है, इन पूछा है। कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज करके पूछा गया था? इट इज यूज्ड इन न्यूरोस्पोरा क्रासा, अगेन इट इज ऑफ नन ऑफ यूज।
अगेन आप देखोगे, हाँ, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज पोस्टुलेटेड बाय, ये किस ऑर्गेनिज्म में हुआ था, ये किसने दिया था, किसने दिया था ये, इट वाज गिवन इन बीडल एंड टॉटल। अगेन हिस्टोरिक क्वेश्चन, मतलब पता है तो पता है, ना तो छोड़ दो। E. coli cells with a mutated Z gene of a lac operon cannot grow in a medium containing only lactose as a source of energy because the lac operon is constitutively active in these cells. They cannot synthesize functional beta galactosidase. In presence of glucose, E. coli cells do not utilize lactose. They cannot transport lactose from medium into cell. देखो ये ट्रांसपोर्ट तो कर सकते हैं क्योंकि Z, Y, A में परमीएज का काम है सेल के अंदर लाना, ओके। ट्रांस एसिटाइलाइज का काम है लैक्टो, मतलब वो बीटा गैलेक्टोसाइड बॉन्ड को पहचानना, और जेड का काम है जेड जीन से जो प्रोडक्ट बने, मतलब जीन का काम क्या है वो बता रहा हूँ, मतलब जीन से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोटीन बनेगा, फिर उसका काम क्या है इनडायरेक्टली। तो जेड का क्या काम है, जेड का काम है बीटा गैलेक्टोसाइड बॉन्ड को तोड़ना। पहली बात तो ये लैक्टोज को अंदर लेके आएगा, लैक्टोज के बॉन्ड को आइडेंटिफाई वाई परमीएस ट्रांस एसिटाइलाइज करेगा, फिर वो बॉन्ड को तोड़ेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ओके। तो इसमें क्या बोले, अगर जेड जीन म्यूट हो गया तो क्या वो सेल के अंदर नहीं आ सकते क्या? जेड का प्रोडक्ट क्या है, जेड का प्रोडक्ट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो वो बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा, पहचान लेगा बॉन्ड को, अंदर भी ले लेगा, तोड़ नहीं पाएगा। कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। और क्या ऑप्शंस है, लैक ओपेरॉन कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव, हटाओ इसको, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ये भी गलत है। देखो ये दोनों तो कतई गलत है, मतलब सेंस ही नहीं बना रहे ना, अगर आपको थोड़ा भी लैक ओपेरॉन के बारे में पता है तो ये दोनों सेंस ही नहीं बना रहे। तो क्या दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट द लैक्टोज फ्रॉम द मीडियम टू द सेल, क्या कर सकते हैं ना, परमीएस का काम है, वो परमीएस का काम है कि लैक्टोज बाहर से वो मतलब सेल मेम्ब्रेन को इतना परमिटिविटी देगा। परमीएस का क्या है, परमीएस, परमिटिविटी, परमिएबल, सब नाम वैसे ही आते हैं, तो परमीएस तो ले आ लेगा, तो लोग ट्रांसपोर्ट तो कर लेंगे, तो ये तो हो ही जाएगा। पहचान लेगा क्या, यस पहचान भी लेगा, बट सिंथेसाइज नहीं करेगा, मतलब अगर लैक्टोज के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा नहीं तो उसमें से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेंगे, मिलेंगे कैसे? और ई कोलाई लिव्स ऑन लैक्टोज, लैक्टोज के बॉन्ड से तोड़ेंगे तो क्या मोनोमर्स मिलेंगे हमें, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, और गैलेक्टोज इज अ मोनोमर, इज एन एपिमर ऑफ ग्लूकोज, ओके, एपिमर है वो, C4 एपिमर है, ये भी, ये सब तो चलो बहुत ही डिटेल में हो गया, फिर भी तो गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट, और ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सबको पता है। ग्लूकोज से फिर TCA बोल रहा हूँ, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होगा पायरुविक एसिड, फिर एनारोबिक एरोबिक कंडीशन के बेसिस पे एनर्जी मिलेगा, तो यही काम तो हो रहा है ना, तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। इन ट्रांसजेनिक्स एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इन टारगेट टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय एनहांसर, प्रमोटर, ट्रांसजीन एंड रिपोर्टर। किसकी वजह से हमें पता चलता है? इट इज अ रिपोर्टर जीन, नाम ही है रिपोर्टर जीन। तो फिर भी देखो पुराना क्वेश्चन होगा, what does lac refers in what we call as lac operon? lac का मतलब क्या है? 1 लाख, ये जो मार्क करके आएगा तो उसको तो मारना ही चाहिए, बहुत पकड़ के मारना चाहिए। लैक्टोज, लैक्टेज, लैक इंसेक्ट, ये भी नहीं, लैक्टेज भी नहीं, लैक्टोज। लैक एपेरॉन मतलब लैक्टोज के बेसिस पे आपका वैल ओपेरॉन और ट्रिप ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन के लिए, ये सब के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है? इन ई कोलाई ड्यूरिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म रेप्रेसर बाइंड्स टू, रेप्रेसर किसको बाइंड करता है? प्रमोटर, सॉरी ऑपरेटर, रेगुलेटर, स्ट्रक्चरल, प्रमोटर स्ट्रक्चरल को नहीं बाइंड करता है, रेगुलेटर को नहीं बाइंड करेगा, इट बाइंड्स टू द ऑपरेटर। मैंने अभी बताया था, मैंने बताया ये। Jacob Monod studied lactose metabolism in E. coli and proposed operon concept. Operon concept is applicable for prokaryotes के लिए तो हो गई, some, all, some protozoans, some eukaryotes, all eukaryotes, some eukaryotes। किसके लिए applicable? prokaryotes में तो होगा ही होगा। किसके लिए applicable? some eukaryotes के applicable। कुछ eukaryotes के पास भी operons होते हैं। Okay, now a negative operon is co-repressor binds with repressor, co-repressor binds with, do not bind with repressor, co-repressor binds with inducer, camp is negative effect of lac operon। देखो नेगेटिव ओपेरॉन क्या होता है? co-repressor binds with the repressor। ओके, तो 63 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन। co-repressor मतलब इंड्यूसर ऑब्वियसली। Now at the time of organogenesis, gene regulates the processes at different levels and at different times due to promoter, intron, regulator और आपका exon। देखो क्या बोले इन लोगों ने? एट ऑर्गेनोजेनेसिस, जब भी बेबी फॉर्म हो रहा है तो जीन रेगुलेट कहाँ होता है? डिफरेंट लेवल पे। कैसे? देखो अगर हम ह्यूमन के साथ रिलेट करके इसको देख लो, अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लास्ट पैराग्राफ में देखा रहेगा तो उसमें क्या होता है? फर्स्ट मंथ में हार्ट फॉर्म होता है, सेकेंड मंथ मतलब
एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर लिम्स एंड डिजिट बन जाते हैं, 5th मंथ में बाल आ जाते हैं, मूवमेंट चालू हो जाता है, फिर आई लैशेज, आईलिड, ऐसा एक सीक्वेंस में बन रहे हैं। आप जाओगे MBBS करने तो अभी आपको पता चलेगा कि ऑब्स गाइनी में आप पढ़ोगे ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या क्या होता है इन डिटेल, मतलब ऑन 14th डे ये हो रहा है, 15th डे ये हो रहा है, 1 महीने के बाद ये हो रहा है, 1 हफ्ते के बाद ये हो रहा है, एकदम डिटेल्स में पढ़ोगे, प्लेसेंटा का फॉर्म बहुत डिटेल में। तो ये हर एक लेवल पे कहाँ से आता है ये इन्फॉर्मेशन, किसकी वजह से डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टाइम्स पे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इट इज ड्यू टू द रेगुलेटर। तो 164 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। द ओपेरॉन कंसेप्ट रेगुलेटर जीन फंक्शंस एज रेप्रेसर, इनहिबिटर, रेगुलेटर, ऑल ऑफ दिस। किसके जैसा काम करता है, रेप्रेसर के तरह। रेगुलेटर जीन कौन, रेप्रेसर, हमेशा बंद रखते हैं, जब भी हमें चाहिए हम लोग उसको चालू कर सकते हैं। ओके, genes that are included in turning on or off the transcription as a set of structural genes are called operator gene, regulator gene, redundant gene, polymorphic genes. Again बहुत ही पुराना क्वेश्चन, it is regulator genes. regulator ऑब्वियसली रेगुलेटर रिप्रेसर वही बात कर रहे हैं ना हम लोग, जो ऑन ऑफ करते हैं कौन है, रेगुलेटर जीन, उनकी वजह से रेगुलेशन हो रहा है, ऑन ऑफ वही कर रहे हैं, स्विच के जैसा काम करते, तो रेगुलेटर वही हो गया। ओके, नाउ the wild type of E. coli cells are growing in a normal medium with glucose. They are transferred into a medium containing lactose as sugar only. What is the changes that take place? Lac operon is repressed. All the operons are induced. Lac operon is induced. E. coli stops dividing. E. coli stops dividing. देखते क्या होता है, लैक्टोज डाल दिया तो लैक्टोज आ गया है, लैक्टोज अंदर चला जाएगा, लैक्टोज अंदर चला जाने के बाद चालू हो जाएगा, तो लैक ओपेरॉन विल बी इंड्यूस्ड। ऑब्वियसली लैक ओपेरॉन इंड्यूस्ड हो गया तो उसको एनर्जी मिलेगी तो सेल स्टॉप क्यों करेगा, डिवाइड होते रहेगा। और सारे ओपेरॉन इंड्यूस होंगे क्या, तो हमें पता है क्या लैक्टोज ही सारे ओपेरॉन को चालू करता है, नहीं, ऐसा भी ये भी गलत है। लैक ओपेरॉन रिप्रेस होता है क्या, नहीं, तो तीनों ही आप नेगलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको राइट पता है तो वो भी चल सकते हो, राइट आंसर डायरेक्टली टिक करते हो, या तो तीनों ही आप रिजेक्ट करके भी चल सकते हो, 3 ऑप्शन बहुत ईजी है। ओके, as environmental agent which triggers transcription from an operon is, देखो क्या रेगुलेटर बहुत बार पढ़ चुके हैं ना, मतलब क्या ट्रिगर करता है, रेगुलेटर ट्रिगर करेगा, वेट अ मिनट, सॉरी, रेगुलेटर रेगुलेट करता है, इंड्यूसर ट्रिगर की बात कर रहे हैं ना लोग, ऐसे ही होता है, बहुत सिली मिस्टेक्स कर लेता है। ट्रिगर्स, व्हाट ट्रिगर्स, इंड्यूसर ट्रिगर करता है, मतलब ऑन कौन करता है, रेगुलेट तो रेगुलेटर करेगा ही, बट उसने बोला ट्रिगर क्या करता है, मतलब वो माचिस की तिली का काम कौन कर रहा है, रेगुलेटर, इंड्यूसर का काम कर रहा है। इंड्यूसर कौन होता है इन लैक ओपेरॉन, लैक्टोज। ओके, द लैक ओपेरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन, ये भी हम लोग ने बहुत बार पढ़ लिया है ये। इन इश्यूशा कोलाई लैक ओपेरॉन इज इंड्यूस्ड बाय अगेन लैक्टोज। ओके, या तो इसके आगे पे इंड्यूसर भी रहता तो वो भी आंसर हो सकता। Binding of specific protein on a regulatory DNA sequence can be studied by the means of, again बहुत ही पुराना आंसर क्वेश्चन, हटाओ इसको। ओके, नाउ DNA फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP, इसके बारे में भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये भी डिमांडिंग ब्रांचेस है। ओके, DNA polymorphism forms the basis of, DNA polymorphism forms the DNA fingerprinting, both genetic map and DNA fingerprinting, translation, genetic mapping। ट्रांसलेशन का अगर कुछ काम नहीं आता है, DNA fingerprinting, genetic mapping दोनों में आता है, और दोनों ऑप्शन दोनों ही आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट, दोनों में ही काम आता है। जेनेटिक मैपिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग दोनों में काम आता है, तो वो दोनों एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो वही टिक कर लो। If a genetics uses a blind approach of sequencing the whole genome of an organism followed by assignment of function of different sequence, the methodology adopted by him is called as gene mapping, express gene tag, bioinformatics, sequence annotation। Obviously sequence annotation क्या बोल रहा है, अंधाधुंध उसने डीएनए को पूरा काट लिया टुकड़ों में, फिर जो जो टुकड़ा उसके हाथ में मिलेगा उसको उसने कोड का उसको उसने ट्रांसलेट कर लिया, AGCT जो भी, फिर उसके बाद में उसने जैसे जैसे फंक्शन के हिसाब से डिवाइड कर लिया, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन, जो कि अपना एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का स्टेप है। Expressed sequence tag ESTs refers to gene expressed as RNA, polypeptide expression, DNA polymorphism, novel DNA sequences। Expressed sequence tag कौन है, expressed sequence tag कौन है, the gene, ऐसे फंक्शनल जीन्स जो आरएनए की तरह हमें दिखाई जाते हैं, ऐसे फंक्शनल जीन जो आरएनए की तरह हमें दिखते हैं, और आरएनए दिखा तो मतलब उसका प्रोटीन बनेगा, मतलब ऐसे ही जीन जो प्रोटीन बनाते हैं या ऐसे ही जीन जो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ESTs। ओके, now which one of the following is not required for any of the technique in DNA fingerprinting available at present time? PCR यूज होता है, जिंक फिंगर एनालिसिस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, DNA hybridization। ऑप्शन नंबर बी यूज नहीं होता है,
मतलब जिंक फिंगर आपने पढ़ा ही नहीं रहेगा किधर भी। पीसीआर यूज होता है एम्पलीफिकेशन के लिए। समझो आपको क्राइम से एक ही मतलब एक बाल का टुकड़ा मिला, अगर आपने उसका पीसीआर नहीं कराया और वो गुम गया, फिर क्या होगा? फिर आप उस जो क्रिमिनल है उसकी जगह पे आप जेल में होगे, ऐसे ही हो जाएगा। तो पीसीआर इज इंपॉर्टेंट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। ओके, moving. Satellite DNA is important because shows high degree of polymorphism in population, also same degree of polymorphism in an individual, which is heritable from parent to children. Okay. Next, does not code for any protein in the same all members population. Codes for enzyme needed for DNA replication. Codes for protein in cell cycle. ये सब तो भद्दा कुछ भी है। Satellite DNA का काम क्या? Shows high degree of polymorphism and same degree of polymorphism in the same individual. तो समझो आपको क्राइम सीन से कुछ डीएनए मिला, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, बट क्या बोले सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन द इंडिविजुअल। इसमें जितना पॉलीमॉर्फिज्म रहेगा उतना ही इंडिविजुअल में जिसमें रहेगा तो वही क्रिमिनल है। ऐसे करके मैच करते हैं। कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर इज बैक एंड यैक। उनका फुल फॉर्म क्या है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द आंसर। Finally the chapter has come to an end. तो 4-5 क्वेश्चन देख लो। One of the most frequently used technique in DNA fingerprinting is VNTR, variable number of tandem repeats। और बाकी सब तो आपने पढ़ा ही नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी would be the correct answer. Which are the following forms of basis of DNA finger? Which are the following forms of basis of DNA fingerprinting? The relative proportion of purines and adenines? नहीं। Satellite DNA occurring at highly repeated DNA segments? Yes। यही आएगा। बाकी देख लिया। रिलेटिव डिफरेंस ऑफ ब्लड स्किन? नहीं। रिलेटिव अबेंडेंट ऑफ डीएनए इन रिजेस एंड ग्रूव्स ऑफ फिंगरप्रिंट? नहीं। कुछ भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट, जो कि मैंने बोला अभी। द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेड टू अ डेवलपमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी नहीं, बायो मॉनिटरिंग नहीं, बायो सिस्टमैटिक्स नहीं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन? नहीं। जीएनए फिंगरप्रिंटिंग? यस। Now, DNA fingerprinting refers to wait a minute, पीसीआर में मैंने थोड़ा उतावले होकर गलती कर दिया। क्या जो आपका सैटेलाइट डीएनए किस में यूज होता है? फॉरेंसिक्स में, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, इंजीनियरिंग में नहीं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज नहीं होता। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? जब भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं कि मैनिपुलेशन करके कुछ डालते हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। डीएनए फॉरेंसिक में होगा ऑब्वियसली, क्राइम पैटर्निटी इश्यूज, क्राइम क्रिमिनल केसेस, इसमें यूज होता है। DNA fingerprinting refers to molecular analysis to profile of DNA samples, analysis of DNA samples using imprinting devices, techniques used for molecular analysis of different specimens of DNA, technique used for identification of fingerprints of individual. DNA fingerprint का काम क्या है? It's the molecular analysis of profiles of DNA samples. DNA fingerprinting का, okay, DNA matching नहीं करे, DNA fingerprinting. Again, अगर आपको definition clear है तो you can go for this. The basis of this is, basis of DNA is restriction, fragment length, polymorphism, या आप ये सब बेसिस क्या है? रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। और आपका मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेक्निक क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए वुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ सेंस ही नहीं बनाता। फिनोटाइपिक डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल, फिनोटाइपिक डिफरेंस जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में कुछ काम आएगा क्या? अवेलेबल ऑफ क्लोनल डीएनए, नॉलेज ऑफ ह्यूमन कैरियर, कुछ काम नहीं आएगा। तीनों के तीनों बर्बाद है। मतलब पढ़ के समझ के कुछ मतलब नॉनसेंस क्वेश्चन दिया है। ऐसे ऑप्शंस देने चाहिए ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। ऐसे क्वेश्चन देंगे तो कोई भी, अगर उसको पता भी नहीं है बेसिस क्या है, तो उसने अगर समझो एनसीईआरटी एक बार पढ़ा है, उसने देखा है कि ये कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, आरपीए, आरएफएलपी कुछ तो है एनसीईआरटी में, बाकी तो कुछ सेंस ही नहीं बना, तो ऑब्वियसली टिक करके आ जाएगा ना। ऐसे अगर भद्दे क्वेश्चन ऑप्शंस रहेंगे तो। हाउ मेनी बेस पेयर्स आर फाउंड इन वन जीनोम ऑफ अ मैन मतलब ह्यूमंस के बारे में इनडायरेक्टली। जीनोम में जो आया था वो मतलब हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड में कितना आता है? 3 × 10⁹ ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे फाइनली हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खत्म हो गया। तो मॉलिक्यूलर बेसिस के साथ ही आपका जेनेटिक्स, बहुत बड़ा आपका जो ब्रांच है जेनेटिक्स, जो बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, वो भी खत्म हो गया। तो जेनेटिक्स के ऊपर 70 से 80 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, 70 से 80 मार्क्स अगर हम लोग 4 में डिवाइड करें तो आपको 20 से 21 क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों ही चैप्टर से मिला के। जेनेटिक्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा ब्रांच है जेनेटिक्स, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग ने कर लिया और मॉलिक्यूलर भी खत्म हो गया यहाँ पे। तो लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो।